नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। उपचुनाव जब आम चुनाव से पहले होते हैं तो उन्हें अक्सर ट्रेलर कहा जाता है। उपचुनाव के नतीजों से जनता के मूड का अंदाजा मिलता है और राजनीतिक दल जनता के मूड के हिसाब से रणनीति तय करते हैं। 2 नवंबर को लोकसभा की 3 सीटों के साथ 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि नागालैंड 14वां राज्य है जहां उपचुनाव तो जरूर हुआ लेकिन वहां वोटिंग नहीं हुई थी, जिस वजह से सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के नेता S केशु यिमचुंगर शामतोर चेसोर विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए, यानी उनके सामने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हुई और अधिकारी वोटों की गिनती वाले मेहनत से बच गए। जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से भाजपा गठबंधन NDA को 13 और गैर NDA को 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा 1, शिवसेना को 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है। बीजेपी मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट बचाने में कामयाब हुई है। तीसरी लोकसभा सीट दादरा नगर हवेली की सीट शिवसेना के खाते में गई है, जो पहले निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। बंगाल की 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कब्जा जमाया है। राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। हरियाणा में 1 सीट इनलो के खाते में गई है। बिहार में JDU अपनी दोनों सीट को बचाने में कामयाब हुई है। महाराष्ट्र में 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी जीत गई है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही 1-1 सीट पर जीत मिली है। वहीं असम में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी UPPL ने 5 में से 5 सीट पर जीत दर्ज की है। मेघालय की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यहां 2 सीटों पर ANPP और 1 सीट पर UDP को जीत मिली है। आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव हुआ था। यह सीट YSR कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार त्याग कर कृषि संबंधी तीनों काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और पेट्रोल, डीजल, गैस पर लूट बंद करनी चाहिए। सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा कुल 3 में से 2 सीटों पर हार गई है। विधानसभा चुनाव में भी जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, वहां भाजपा हार गई। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि मोदी जी राजहठ छोड़ें, तीनों काले कानून वापस लें, पेट्रोल, डीजल, गैस पर लूट बंद करें, अहंकार को त्यागें। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम ने उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि 30 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणामों का एक विचारोत्तेजक विश्लेषण दिया गया है। बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, उसके घोषित सहयोगियों ने 8 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, गैर बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीती, जिनमें से केवल 1 सीट बीजेपी के एक क्रिप्टो सहयोगी YSR कांग्रेस ने जीती। अन्य 6 सीटों पर भाजपा के विरोध में पार्टियों ने जीत दर्ज हासिल की। सम्मान आज भी है, 2022 में हवा किस तरह बहेगी। उपचुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि क्यों बीजेपी हारी और कांग्रेस 4 में से 4 सीट कैसे जीत पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई की वजह से हमारी हार हुई है। कांग्रेस ने महंगाई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस बार उपचुनाव का यही मुद्दा था, लेकिन यह भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी है ऐसा नहीं है, यह एक ग्लोबल इशू है। जयराम ठाकुर ने हिम्मत दिखाई और हार के पीछे वजह बताया। पेट्रोल, डीजल हो या गैस सिलेंडर या जरूरत की अन्य चीजें, हर जगह कीमतों में उछाल ही दिखाई दे रहा है। वैसे चुनाव के दौरान बढ़े हुए दामों से जनता को 8 आने और रुपए भर की राहत का भी ऐलान हो जाया करता है। शायद ये उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे होंगे, जिस वजह से इन चुनाव के पहले जनता को ये राहत नहीं दिए गए। महंगाई के पीछे सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जयराम ठाकुर के इस बयान को ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से केंद्र सरकार की नीति पर भी सवाल उठाया है, जो बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री ऐसा करने की हिम्मत वे नहीं कर पाते। अब आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में।
आम चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव को क्या उनका ट्रेलर कहा जा सकता है? मेरा मानना है कि उपचुनाव को ट्रेलर कहना काफी हद तक अनुचित है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि उपचुनाव के नतीजों से जनता के मूड का अंदाजा मिलता है। कुछ वोटर्स मुद्दों को लेकर चुनाव से ठीक पहले तय करते हैं कि उन्हें अपना वोट किस उम्मीदवार को देना है। अगर सत्ताधारी पार्टी जनता के मूड को भांप कर कुछ सही कदम उठाए तो जनता में जो व्याप्त रोष होता है उसे समाप्त किया जा सकता है। इन उपचुनाव को एक अलग नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें गेन की हैं। मतलब ये 7 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से छीनी हैं। वहीं बीजेपी 6 सीटों पर हारी है। मतलब उपचुनाव से पहले बीजेपी के कब्जे वाले ये सीट थे जिन पर अब उसे हार मिली है। वहीं अब बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 8 सीटें उसने गेन की है और 6 सीटों पर उसे हार मिली है। उपचुनाव के नतीजों से यह स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व होता है और यह भी बात सामने आई है कि आगामी चुनाव में बहुत से वोटर्स महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से अपनी राय बना सकते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है या नहीं। वैसे चुनाव के लिए यही मुद्दे होने भी चाहिए। जो नेता या पार्टी धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बांट कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं वे जनता की असल जरूरतों को लेकर चुने जाने के बाद कुछ नहीं करते। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।